नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं स्टार जर्नलिस्ट शीतल पी सिंह। हम लोग इन्हें शीतल जी के ही नाम से जानते हैं। इन्होंने क्यों शीतल पी सिंह, शीतल प्रसाद सिंह कर लिया, मुझे नहीं पता। सवाल करेंगे इसके बारे में भी। शीतल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो धन्यवाद में, स्टार जी। जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया में। जी। इस शो में हम उन्हीं को बुलाते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि उनमें कोई एक्स फैक्टर है। आपकी सारी बातचीत से हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो एक्स फैक्टर क्या है। पर आप सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, आप यूपी से ज़्यादा परिचित हैं। आप पत्रकारिता की दुनिया में अचानक क्यों आए? और जो आपने रिपोर्टिंग का तरीका चुना, उस तरीके में लोग ये कह रहे हैं, वीरेंद्र सेंगर जी ने एक पोस्ट लिखी है कि आपके साथ एक उन्होंने वामपंथी पत्रकार जैसा शब्द जोड़ दिया। किसी पत्रकार के साथ दक्षिणपंथी या वामपंथी जोड़ना आज के ज़माने में सही है क्या? उस पे शामिल कीजिए कि आप जर्नलिज्म में कैसे आ गए? मैं ये तो अपने नहीं बारे में कहूँगा। बताइए। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा लक्ष्य था कि ये करने के लिए या दुनिया बदलने के लिए आए थे। ये सच्चाई नहीं होगी। सच ये है कि परिस्थितियाँ परिवार में ऐसी बनी कि मुझे किसी काम के लिए निकलना था। पिता रिटायर होने वाले थे, छोटा भाई पढ़ रहा था और मेरी शादी पहले हो चुकी थी, मैं गाँव से हूँ। तो मेरी ज़िम्मेदारी थी कि कुछ अर्निंग की जाए। और मैं उसके पहले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, वामपंथी दलों के ही साथ था, इसलिए सेंगर साहब ने जो कहा है उसमें कुछ सच्चाई है ही है, सच्चाई है। तो उसका प्रभाव जीवन पे रहा और विचार में रहा है, और उससे मैं अलग नहीं कह सकता कि उसका प्रचार नहीं रहा है। तो उस समय मैं आया नौकरी की तलाश में, और थोड़ा-सा अनुवाद का काम मैं कर देता था अमर उजाला में। राजनीतिक दिनों में भी वीरेन डंगवाल साहब थे, बहुत ही अच्छे सज्जन थे। तो वो उसका रविवासरीय पेज निकालते थे और उसमें कुछ अनुवाद मेरा ले लेते थे, कुछ पैसे उससे मिल जाते थे। एक समय बाराबंकी में दंगा हुआ, ये शायद 84 की बात है, और उन्होंने कहा कि यार वहाँ कोई आदमी हमारा नहीं है, तुम चले जाओ ज़रा-सा, और कोई लिखेगा तो पता नहीं किस तरह से लिख देगा, तुम ज़रा-सा देख लो, तुम लिख दो। तो मैंने जाके उसको कर दिया, उन्होंने उसको अच्छे ढंग से लगाया, और उसके उस ज़माने में शायद 600 या 700 रुपए दिए थे, जो काफ़ी थे। वैसे नॉर्मली 150 या 200 रुपए मिलते थे, तो वो बड़े पैसे थे। तो उसके बाद उन्होंने, अतुल ने भी शायद उसको पढ़ा, अतुल अग्रवाल जो उसके मालिकों में से थे। तो उन्होंने कहा, भाई ये कौन है, ये कभी-कभी आप इसको छापते हैं पेज पे, तो इनको देख लीजिए, ये तो काम कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया और नौकरी मिल गई मुझे बरेली में। बरेली एडिशन में मैंने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने ये जो पीटीआई का उस समय आता था, तब भाषा का हिंदी में नहीं था, तो पीटीआई की कॉपीज को अनुवाद करके लगाया जाता था। तो उसमें एक साहू जी थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, और डेस्क पे उनके बहुत सीनियर आदमी, उनके साथ मुझे लगा दिया। वहां मैंने काम वाम किया। तो उन्होंने फिर मेरठ एडिशन प्लान किया, और वहां मुझे मौका दिया कि आप जाके वहां न्यूज एडिटर टाइप कोई पोजीशन आप एक संभालिए, प्लान करिए। तो मैं जाके वहां शुरू हुआ, लेकिन तब तक आप लोगों ने चौथी दुनिया शुरू कर दिया यहाँ, और एक जनसत्ता में 2 वैकेंसीज निकली थी। और जो राज्यों में या जिलों में काम करते हैं पत्रकार, उनके दिमाग में होता है कि राष्ट्रीय प्रेस में उनको मौका मिले। मुझे भी था, वो एक स्वाभाविक नैसर्गिक चीज थी। तो मैंने दोनों जगह आके भरा अपना परीक्षा जो भी थी, दी दोनों जगह। जनसत्ता वाले चंडीगढ़ भेज रहे थे, और आप लोगों ने मौका दिया था कि मुझे शायद लखनऊ मिल जाए, जो मेरी रुचि थी। तो मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, और इस तरह से मुझे राष्ट्रीय प्रेस में काम करने का मौका मिला। जिस दौर में आप काम कर रहे थे, जी। वो दौर, जो आपने चूंकि चौथी दुनिया का नाम ले जिक्र किया कि आप उसमें आए जी। बजाय चंडीगढ़ जाने के या जनसत्ता जाने के, उस समय चौथी दुनिया का भविष्य एक तरह से अनिश्चित था। जी। जितने भी लोग आए थे उस अनिश्चित भविष्य में आए थे कि सफल होगा नहीं होगा। हम लोगों ने नया प्रयोग किया था साप्ताहिक अखबार का, ब्रॉडशीट वीकली का। एनीवे, ये तो मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूँ कि जितने भी लोग वहां थे, रामकृपाल नकवी स्टैब्लिश जर्नलिस्ट थे। जी। ये इसके बाद तो बहुत सारे लोग जो आए वो अपनी रिस्क पे ही आए, चाहे वो आलोक पुराणिक हों या
अरविंद हों, जो भी थे, जी, वीरेंद्र सेंगर भी। अब मैं जी, आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, उस समय की पत्रकारिता, जिस समय आप पत्रकारिता में आए, जी, उस समय उसकी धार कैसी थी? क्योंकि जिसको हम सामान्य भाषा में दक्षिणपंथी विचारों वाला पत्रकार मानते हैं, वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट माना जाता है। जी, एक आम तौर पे धारणा होती है कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करने वाला पत्रकार है। और जिनको हम, जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि वीरेंद्र सेंगर ने आपको वामपंथी पत्रकार कहा, उससे एक झलक आती है कि प्रो पीपुल जर्नलिज्म करने वाला आदमी है। ये खांटी कमिटेड जर्नलिज्म नहीं कर रहा है किसी पार्टी के लिए, चाहे वो वामपंथी पार्टियां हों। जी, एक जनरल लोगों को और मुझे भी आप ये बताइए कि उस समय जो पत्रकारिता हो रही थी, चाहे वो जनसत्ता की हो रही हो, नवभारत टाइम्स की हो रही हो, चौथे दुनिया की हो रही हो, अमर उजाला की हो रही हो, जागरण की हो रही हो, भास्कर की हो रही हो, इन सारी विधाओं में आपको फर्क क्या नजर आया? कोई फर्क नजर आया आपको? देखिए, आप लोगों ने जो टीम वहाँ उस समय रखी हुई थी और जैसा इंटरव्यू वगैरह में मुझसे मिक्स्ड इकोनॉमी पे पूछा था, रामकृपाल जी ने लिखने को कहा था, मैंने टिप्पणी लिख के दी थी उनको उस समय। तो मुझे नहीं पता था कि वो उनको ठीक लगेगी और वो मुझे रख लेंगे। लेकिन उस समय मैंने जो मुझे समझ में आता था उसके बारे में वो मैंने लिखा था और दिया था। लेकिन आप सब सारे लोग उस समय रविवार की पृष्ठभूमि से आए थे और हम लोग जो राजनीति में थे, थोड़े बहुत पत्रकारिता को देखते थे और पसंद करते थे बहुत चीजों को। तो उसमें रविवार और दिनमान ही दो पत्रिकाएं थी हिंदी में कम से कम, जिनको एक आदर्श के तौर पर लोग, युवा लोग देखते थे, और मैं भी उस समय बहुत युवा था। और उसमें किसी का लेटर टू एडिटर छप जाए तो बहुत आदमी उसको संभाल के रखता था, वो पत्रिका अपने रिश्तेदारों को दिखाता था, दोस्तों को भेजता था। उस समय कम्युनिकेशन के साधन इतने सरल नहीं थे, तो एक बहुत बड़ा एसेट होता था लेटर टू एडिटर रविवार में या उसमें छपना। और अगर उसमें कोई रिपोर्ट छप रही तो फिर कोई बात ही नहीं है। और आप सब लोगों का उसकी वजह से एक बहुत बड़ा नाम था हिंदी पत्रकारिता में। तो ये और बात है कि चौथी दुनिया एक नया प्रयोग था, लेकिन उस प्रयोग में आप लोगों का नाम शामिल था, जिसकी वजह से उससे संभावनाएं सबको थी, और हम जैसे नए लोगों को तो जीवन में प्रयोग ही कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे। तो उस समय तो ये लगता था कि एक साथ इतने बड़े लोगों के साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक हौसला मिलेगा, और वो मिला। उसमें कोई शक नहीं, वो बहुत ही उसने आमूल चूल परिवर्तन किया सोच समझ में, दायरे में और हिम्मत में। शीतल, आपने जो रिपोर्ट्स की चौथी दुनिया में या अमर उजाला में जब आपने की, जी, वो सब आपके, हर रिपोर्ट आपका पहला अनुभव रहा होगा। जी, आपने आपने ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स की जिन रिपोर्ट्स को हम कहें कि ये स्कूप है, स्कूप था, या वो एक बड़ी स्टोरी थी, या वो ब्रेकिंग न्यूज़ थी? ऐसी कौन-कौन सी स्टोरी आपने की? क्योंकि मैं 2-3 बार से लोगों से पूछ रहा हूँ 4 शब्दों के अर्थ, और मैं जी, उनसे कहता हूँ कि आज के जितने पत्रकारों से मैं मिला हूँ, जो काम कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, वो भी, उनको भी ना स्कूप का मतलब पता है, ना उनको ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब पता है, चाहे टेलीविज़न के हों या प्रिंट को हों। ना जी, उनको स्टोरी का मतलब पता है, ना उनको रिपोर्ट का मतलब पता है। ये चारों चीज़ें अलग भी हैं, जी, इसकी भी उन्हें समझ नहीं है। जी, इन चारों श्रेणियों में आपने कौन-कौन सी रिपोर्ट की? एक, और दूसरा, आपने कौन सी विधा का इस्तेमाल किया, अपनाई, ताकि आपको बड़ी रिपोर्ट मिले जो दूसरी रिपोर्ट से या स्टोरी से या स्कूप से अलग करती हों, जो लोगों की बातों को सामने लाती हों? क्योंकि आपने प्रो एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिज्म तो किया ही नहीं, आपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिज्म किया, प्रो पीपल जर्नलिज्म किया। इसमें जी, आपको किन-किन रिपोर्ट से सैटिस्फैक्शन मिला? जी। शुरुआत तो पहली रिपोर्ट जैसा मैंने बताया कि बाराबंकी के दंगों पे मैंने की। बाराबंकी से किया आपने, हाँ, जी। बिल्कुल। और मुझे उसको लिखते समय तक कोई बिल्कुल जिसे कहें आप, जो मीटर होता है किसी भी काम का, आप शायरी लिखते हैं उसका एक मीटर होता है, रिपोर्ट लिखते हैं उसका भी एक मीटर होता है, उस तरह का कोई मुझे ज्ञान नहीं था। बस पढ़ता था मैं, और उससे एक दिमाग में चीज बनी थी कि ऐसे लिखना चाहिए। साहित्य में थोड़ी बहुत रुचि थी, उससे हो सकता है कुछ प्रभाव पड़ा हो, उससे कुछ मिला हो और उसका असर रहा हो। वो रिपोर्ट लगभग उन्होंने 90% इस्तेमाल कर ली थी, मेरे ही शब्दों में, मेरे ही वाक्यों में।
तो 10% तो बिल्कुल एडिटिंग उनका जायज बनता है। और उस रिपोर्ट की वजह से मुझे वो नौकरी मिली थी। तो मुझे लगता है कि वो कुछ पैरामीटर्स को पूरे करती रही होगी। मुझे उसकी बहुत डिटेल्स याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, 84 की बात है। लेकिन चौथी दुनिया में सबसे पहली मुझे आपने शुरू में डेस्क ने क्राइम का काम दिया था, नकवी साहब को मैं रिपोर्ट करता था। और क्राइम में मैंने एक स्टोरी की थी जो उस समय खालिस्तान का आंदोलन था, और एक महिला पकड़ी गई थी कश्मीर में जिनका सिख नाम था, और उसको लेके जो हमारे मानवाधिकार आंदोलन के लोग हैं उन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि महिला, वो ब्रिटेन से आई थी, कि हमारी एजेंसीज जो हैं ऐसे ही महिलाओं वगैरह को भी सबको इस मामले में फंसा देती हैं। सारे मतलब मीडिया में उस समय जैसे संडे ऑब्जर्वर वगैरह भी, या अंग्रेजी का कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा, संडे ऑब्जर्वर ही था शायद। अब जरूर था, हाँ। हाँ, उसमें और किसी और चीज में वो स्टोरी उस एंगल से आई थी। मेरे ख्याल है क्राइम अंग्रेजी में संडे मेल में आई होगी, हो ऑब्जर्वर सकता बाद है, में निकला था, हाँ। मुझे मेल में, संडे कंफ्यूजन, मेल में, जी हाँ। अंग्रेजी में थी वो स्टोरी, लेकिन मानवाधिकार एंगल से थी। अच्छा, मैंने एक उसे क्राइम एंगल से, जैसे आप देखते हैं कि आपके जो सोर्सेज होते हैं पुलिस वगैरह में, एजेंसीज में, उनसे आप पूछते हैं कि भाई ये क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, देखिए सब छप रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप पत्रकार हैं तो आपको चैलेंज है, आप देखिए कि हमने गलत किया है कि नहीं, आप भी जांच करके लिखिए। एक ऑफिसर थे, उनका मैं नाम स्लिप कर रहा हूँ, कोई तोमर या क्या थे, और वो थे तो दिल्ली पुलिस में, लेकिन वो आईबी के लिए काम करते थे, वही मेरे सोर्स थे। तो उन्होंने एक चुनौती सी दी और मजाक भी किया कि आपकी मर्जी, आप हमें सूली पे लटका दीजिए मानवाधिकार के लिए, लेकिन आप कुछ रिसर्च तो करिए। तो मैंने उसकी रिसर्च करना शुरू की, तो पता लगा कि उन्होंने एक व्यक्ति से लंदन में शादी कर रखी है जो मूलतः पाकिस्तानी मूल का है, और वो 1-1.5 साल पहले ही कन्वर्ट होकर सिख बना है। तो ये पूरे चांसेस थे, हमारी एजेंसी से जानती और मानती थी कि उसको आईएसआई ने प्लांट किया है सिख आंदोलन में, और वो वहां से बहुत चीजों को कंट्रोल कर रहा है सिख आंदोलन की। और ये महिला एक कंडुइट थी जिसके जरिए वो पैसा वगैरह भेजा करते थे। ये जो एक चीज मेरे पास एक बड़ी मेजर इंफॉर्मेशन आई थोड़ा सा मेहनत करते ही, कि वो आदमी जिससे उसने शादी कर रखी है वो पाकिस्तानी मूल का है, 1.5 साल पहले कन्वर्ट हुआ है, पहले वो मुसलमान था, और हमारी एजेंसीज को पूरा शक है कि वो आईएसआई का आदमी है। अब उसकी बीवी अगर मिल जाएगी तो हमारी एजेंसी पकड़ेंगी ही पकड़ेंगी। और वो आई थी कोई यहाँ वाकई गुरुद्वारे का दर्शन करने नहीं आई थी, कश्मीर गई थी, और कुछ उसी तरह की चीज वो कर रही थी। अब ये रिपोर्ट मैंने लिखी है, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, ये बहुत ही जरूरी है। नकवी साहब, कमर वहीद नकवी साहब को मुझे रिपोर्ट सामने रखनी थी। आप सोचिए सेंसिटिविटी, एक मुसलमान के बारे में मैं खबर कर रहा हूं कि वो पाकिस्तान का आदमी है, और वो हमारे देश में तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है खालिस्तान के आंदोलन के जरिए, और उसने अपने को सिख बना लिया है। मतलब ऐसी है एक शंका मेरे मन में भी, एक मानवीय मन है कि नकवी साहब को शायद ये स्टोरी बुरी न लगे। मतलब जो होता है आप समझ रहे हैं, इससे ज्यादा शब्द मैं उसको क्या दूं। लेकिन यही है ना, जीवन के अनुभव आपको सिखाते हैं कि मनुष्य मनुष्य में क्या होता है। नकवी साहब ने देखा, जैसे नकवी साहब रहते थे लगातार, एकदम इतने सख्त चेहरा उनका रहता था कि स्टोरी देने के बाद हम लोगों की हवा निकली रहती थी कि वो किस चीज पे कहाँ हमारी कमियां निकाल देंगे। उन्होंने जाने कितना सिखाया, तो उन्होंने देखा उसमें, और उसी तरह की 2-3 चीजें उसमें लगाई, और बिल्कुल भी ना नहीं किया। और फिर मैं उस स्टोरी को उन 2-3 चीजों समेत लाया, और वो स्टोरी चौथी दुनिया में ही गई। वो सारी धारा से विपरीत स्टोरी थी, सिर्फ चौथी दुनिया ने की। और उसके बाद वो तोमर साहब या जो भी थे, मेरा ख्याल है उसमें डीआईजी रैंक पे कहाँ थे, उन्होंने घर पे मुझे बुला के खाना खिलाया। तो एक मेरा इंप्रूवमेंट हुआ कि लोग मुझे यकीन करने लगे कि आप ऐसी स्टोरी भी कर सकते हैं। तो जीवन में ऐसे अनुभव आते हैं, और वो अनुभव बहुत सिखाते हैं आपको। उस दौर की और रिपोर्ट्स याद हूं, वो ये मैं सवाल पूछूं इसके पहले मैं सिर्फ दर्शकों को ये बता दूं जी कि जिस चीज का मुझे अभी अभिमान है, अब ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय तो हम एक धारा में बह रहे थे, जिस तरफ भी लहरें ले जा रही थी हम बह रहे थे, लेकिन हम कोशिश करते थे कि धारा के विरुद्ध ही कुछ करें। पर सबसे बड़ी चीज चौथी दुनिया में थी कि वहां हर आदमी इंसान था, हिंदू या मुसलमान नहीं था। और जी इसका मुझे आज भी गर्व है। और मैं रामकृपाल जी के बारे में बताऊं, क्योंकि ज्यादातर जो रिक्रूटमेंट हुए थे वो फाइनल रामकृपाल ने किए थे। पर मैं एक काम जरूर करता था कि जो आने वाले होते थे उनके बारे में थोड़ा बहुत पता करके मैं रामकृपाल जी को अपनी राय बता देता था। उनकी मर्जी होती थी मानते थे, नहीं मर्जी होती थी नहीं मानते थे।
लेकिन वो हमेशा नहीं मानने का रीजन मुझे बताते थे कि इस चीज को मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं, और मैं उनके फैसले को मानता था, उसका सम्मान करता था। आपको और कौन सी रिपोर्ट्स याद हैं जिसने आपको ये बताया हो कि मुझे अब इससे अच्छी रिपोर्ट करनी है? क्योंकि अगर आप लगातार अच्छी रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, या आपका नाम नहीं होता, लोगों की नजर में नहीं आते। कुछ और रिपोर्ट्स याद हैं? एक रिपोर्ट और याद है जिसका आपसे संबंध है, और वो रिपोर्ट थी कि मैंने एक क्राइम स्टोरी की थी डीपी यादव पे उस जमाने में। डीपी यादव उस जमाने में एकदम से बहुत उभर गए थे और महेंद्र फौजी की हत्या हो गई थी। तो यहाँ उनका बिल्कुल दबदबा था। यहाँ का जो लोकल प्रेस गाजियाबाद वगैरह का था, जनसत्ता वगैरह तक के रिपोर्टर्स कहा जाता था कि उनको रिपोर्ट करते हैं या उनको मदद करते हैं। और ये भी क्राइम की रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट ये थी कि उत्तर प्रदेश के एक उस जमाने के बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री, जो जिनके पास बिजली विभाग था, उनका नाम नहीं लेंगे, वो अब भी राजनीति में है, मित्र है। तो खैर, तो उस जमाने में वो आया करते थे, अय्याश टाइप के थे, उनके लिए एक डाक बंगले वगैरह में कुछ इंतजाम डीपी यादव करते थे। तो एक क्राइम की स्टोरी थी जिसमें पॉलिटिक्स भी शामिल थी, लेकिन इसमें रिस्क था, बड़े लोगों के नाम थे और तथ्य थे और सही तथ्य थे। लेकिन तथ्य देने वाला भी एक पुलिस ऑफिसर ही था, लेकिन वो ओपन नहीं आ सकता था। तो ये स्टोरी मैंने की, और चौथी दुनिया ही ऐसा अखबार है जो इस स्टोरी को छाप सकता था, नाम के सहित वो छपी पहले पेज पर ही। और उस स्टोरी के बाद मेरा ख्याल है, मैं इसको संकेत ही के तौर पे ले सकता हूं, लेकिन आप उसको बेहतर जानते होंगे, शायद त्यागी ने, केसी त्यागी ने आपको फोन किया था उसके बाद कि भाई तुम्हारे यहाँ ये स्टोरी कैसे कर दी है? तो प्रेस में ऐसी स्टोरी कोई करता ही नहीं, डीपी यादव के खिलाफ लिखना मतलब मर्डर को इन्वाइट करना, और ये सब फैक्ट्स लिख देना इस मंत्री का, तो इसका तो बाजा बच जाएगा। तो वो स्टोरी हमारे यहाँ छप गई थी। हमारे यहाँ यही था कि अगर स्टोरी है तो उसमें ये भी रिस्क लिया जाता था कि मुकदमा हो जाएगा या कोई नाराज हो जाएगा, लेकिन चीजें तो छपती थी जब चाहिए जाती थी। एक तो वो स्टोरी थी मेरे अपने लिहाज से, मैं उस समय क्राइम कर रहा था। फिर आपने लखनऊ जाने का मौका दिया मुझे। लखनऊ में एक स्टोरी है जो जिसे मैं समझता ही नहीं था कि वो कोई मैंने स्टोरी कर दी है, लेकिन वो रामकृपाल जी का आपने जो रेफरेंस दिया, उन्होंने उसको तराश के बड़ी स्टोरी में बदल दिया था। राजीव गांधी के दौरे हुआ करते थे, राजीव गांधी वहां से सांसद थे और प्रधानमंत्री थे देश के। और मैं एक अच्छा रिपोर्टर नहीं था उस तरह से जितने चौथी दुनिया में बाकी सारे लोग थे, और कितना अच्छा और बेहतर और ज्यादा लिखते थे। मेरी एक हमेशा से स्थिति रही है कि मैं ज्यादा नहीं लिख पाया कभी। तो जो हमारे यहाँ एक होता था फॉर्मेट की पूरे पेज पे इस तरह के दौरों पे जाता था, तो मैं उतना, पता नहीं क्यों मुझे उतना गल्प क्रिएट करने में मुश्किल हुआ करती थी, और मैं इस तरह से कामचोर था उस लिहाज से। लेकिन स्टोरी मुझे समहाउ क्लिक करती थी। तो उस दौरे पे मैं भी था, और आप लोगों ने ये जानते हुए कि मैं उस लिहाज से नाकाबिल हूं, तो एक फ्रीलांस अरेंजमेंट किया हुआ था, वो अब नहीं है। भटनागर जो थे, स्वतंत्र भारत में रहे, शायद आपको याद हो, कांग्रेस बीट कवर करते थे, पुराने बड़े पत्रकार थे, अपने से हम लोगों के मित्र थे। तो उनको भी कह दिया था कि यार तुम वहां से लिख देना, वो है तो शीतल, लेकिन पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। खैर मैं भी गया था। तो वहां सब क्या हुआ कि राजीव गांधी एक गांव में गए और बोफोर्स शुरू हो गया था। और वो जनरली, ये तो उस जमाने में अच्छा था कि राजीव गांधी बाकायदा ऐसे टहलते वहलते चले जाते थे, लोगों से बात करते थे। उस समय प्रधानमंत्री बहुत, इसके बावजूद कि वो गांधी परिवार से थे, लेकिन लोगों से बहुत नॉर्मली मिलते थे। लेकिन वहां हुआ ये कि एक आदमी आया, और बोफोर्स का जमाना था, उन्होंने पूछा भाई क्या हाल चाल है? और उसने कहा साहब तुनक के कि हाल चाल क्या है, जितना बड़ा आदमी उतने बड़ा चोर। तो ये लाइन मैंने, यही यही हेडिंग लगाई थी हमने। यही हेडिंग, बिल्कुल, अच्छा आपको याद है, जी जी जी। तो मैंने ये छोटी सी खबर बड़ी हिम्मत करके, आपकी आपकी हेडिंग थी जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा चोर। जी जी, एग्जैक्टली यही। और मैंने सब भेज दी। उतने बड़े कार्यक्रम में वो पूरा पेज लिखने की जगह एक मैंने ये और एक बहुत हिम्मत करके 2-2.5 कॉलम का एक और भेजा था। तो रामकृपाल जी जनरली मुझे डांटते ही रहते थे, क्योंकि मैं कामचोर था, नो डाउट, मैं स्वीकार करता हूँ। तो जब वो दोनों गई, तो उस दिन वो शाम के अपने मूड में फिर उन्होंने फोन ऑन किया, तो उस समय तो यही लाइन वाला फोन था। कहे, मतलब बहुत पीठ ठोकी, कहा ये सब तुम्हें आता है लिखना, तो तुम लिखते क्यों नहीं हो? और कहा कि ये ले रहा हूं अभी, कल तुम, तब तो फ्राइडे को आता था अखबार,
तो दोपहर में हम लोगों को मिलता था, आप लोग बृहस्पति की रात छापते थे, तो दोपहर तक इंतजार होता था अगले दिन। तो वो स्टोरी आई साहब, जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा चोर, छोटी सी थी लेकिन उसने उनके उस पूरे कार्यक्रम को चौथी दुनिया सबके यहाँ उस स्टोरी की वजह से नोटिस में आया। ऐसे सब जीवन के अनुभव रहे चौथी दुनिया में, बहुत सबसे शानदार अनुभव वहीं रहे, सच्ची बात तो ये। आपने मोदी हत्याकांड के ऊपर भी रिपोर्ट किया था वहां से। इसके बहुत पहले बढ़िया। मैं यहाँ इसके बारे में मैं सवाल पूछूं, क्योंकि फिर हम अगले उसमें जाएंगे, कुछ और सवाल है दिमाग में। पर एक चीज आपको बता दूं कि जिस साहस की बात आपने की कि डीपी यादव या जो भी, ये साहस मुझे चौथी दुनिया से नहीं मिला, ये साहस मुझे सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दिया था। जी आप बरेली में थे, वहां भानु प्रकाश सिंह मंत्री थी, केंद्रीय यूपी में कृषि मंत्री, जी वीपी सिंह के काफी नजदीक थे। जी उनका लड़का शैम्पू था, जो जिसका शौक था कमसिन ब्राह्मण लड़कियों से बलात्कार करना। ओ उसको लेके जो मैंने रिपोर्ट लिखी थी, उसमें मेरे घर पे गुंडे आए थे मारने के लिए। तो घबराया तो नहीं था, क्योंकि हम जहाँ जिस जिस उम्र के पड़ाव पे थे, और जी पत्रकार तो अहम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उनको जी जी डांट के फटकार के भगा दिया था। मैं इस घटना को लिख रहा हूँ, जी और इसको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। लेकिन मैंने सुरेंद्र जी को जब फोन किया, तो सुरेंद्र जी ने मुझे एक ही जवाब दिया कि मैं तुम्हें कलम दे सकता हूँ, रिवॉल्वर नहीं दे सकता हूँ। जी पत्रकारिता पत्रकारिता की ये यही कीमत है, हर पेशे की एक कीमत है। जी पत्रकारिता की कीमत यही है कि आप जान देने के लिए तैयार रहें, तब आप रिपोर्टिंग करें। नहीं तो आप फिर ताजमहल की रिपोर्टिंग कीजिए, जी जी हेमा मालिनी की रिपोर्टिंग कीजिए। सुनील जी का जवाब था। जी जी संजय सिंह के ऊपर जो मर्डर का चार्ज लगा था, जी मोदी मर्डर का, वो जो खिलाड़ी थे, तो जी उनके जी उस रिपोर्ट को आपने जो जब किया, तो उससे क्योंकि उस समय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे वहां पे, जी जी। आपके ऊपर कोई दबाव आया? नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई दबाव नहीं आया, मैंने उसमें उल्टी धारा में किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब जीवन में कि संभवतः शायद मैंने उस समय अपनी पत्रकारिता धर्म से पूरा न्याय नहीं किया था। मैं उसको अपने जीवन का थोड़ा सा, मैं स्वीकार करता हूँ आपके सामने, मुझे लगता है कि मुझे कुछ और बेहतर और कुछ और करना चाहिए था। मैं उसे बहुत ही अच्छा प्रसंग अपने जीवन के लिए नहीं मानता, क्योंकि मैं उसमें कह सकता हूँ कि भावनाओं में बह गया था। उसके दो कारण थे। एक, अमिता मोदी जो है, ये जब वो मोदी थी, तो इनका जो पति है, और पति था, सॉरी, जो भी, सईद मोदी, ये दोनों रूस जाते थे। रूस में छोटा भाई मेरा रहता है, वो उसको फेलोशिप मिल गई थी उसी दौरान, तो वहीं सेटल था। तो ये लोग उसके घर रुकते थे, और ये लोग काफी अच्छे दोस्त थे आपस में। तो मैंने तो सिर्फ सूचना देने के लिए मॉस्को फोन किया था कि इस तरह का एक कांड हो गया, क्योंकि वो आता था तो इनके घर जाता था, और ये लोग आपस में दोस्त थे। कभी कभी आता था साल डेढ़ साल में। तो बैडमिंटन का वो भी जेएनयू में चैंपियन था, फिर पीएफयू में भी, मॉस्को में भी चैंपियन था। वो रिश्ता था उन लोगों का। तो उसको मैंने सूचना दी कि ये हो गया, लखनऊ में एक कांड हो गया, ये सईद मोदी का तो मर्डर हो गया। तो उसने कहा कि देख लेना अमिता के घर जाके, और कह देना मैंने भेजा है, तो वो जरा से कोई हो तो सपोर्ट कर देना। तो मैं उस वजह से गया था। बाद में फिर आपके भी वो लोग दोस्त थे, और हम लोगों ने जो स्टोरीज वगैरह की, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ और करता तो ज्यादा बेहतर था। इस मामले में मेरी ये राय है। हाँ, उसमें मर्डर की के ऊपर आपने बेसिकली स्टोरी नहीं की, जी मर्डर में जो लोग फंसे थे उनके ऊपर स्टोरी की। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वीर बहादुर सिंह ने कुछ आपको दबाव डालने की कोशिश की उस समय? एक सवाल। दूसरा ये कि अमिता जी ने जितना आपसे बातचीत की, और जी जितनी हम लोगों के पास खबरें आई, कुछ हमने छापी कुछ नहीं छापी, पर जी। सोर्स तो आप ही थे, आप ही के बिल्कुल। ऊपर वो भरोसा करती थी। जी जी उसने उसने मिलकर के जो आपने रिपोर्ट की या जो सिचुएशन आपने बताई, जी उससे हम लोगों को कभी नहीं लगा कि आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो पक्षपात की रिपोर्ट है, जी या उसमें कोई दूसरा एंगल है। क्योंकि आपका एक कांटेक्ट अमिता मोदी थी, जी और और ये मैं एक जगह लिख चुका हूं कि शीतल की वजह से ही संजय सिंह को जमानत मिली, क्योंकि उसमें वो बहुत बड़ी कड़ी थे उस सारी चीज में। जी जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, एक तो ये वीर बहादुर ने कोई इसका हाँ ना में जवाब दीजिए, अगर दबाव डाला तो कैसे डाला, या नहीं डाला तो कोई बात नहीं।
मैं जानना मैं चाह रहा कहूँगा कि मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं डाला, जबकि अशोक प्रियदर्शी जो उस समय सूचना के निदेशक थे, हम हमारे अच्छे दोस्त थे और मृत्यु पर्यंत हूँ। दोस्त रहे। और वो बहुत से मामलों में दबाव डालने की स्थिति में थे। एक स्टोरी तो हमारे यहाँ होके उन्होंने रोक ही ली थी आपसे मिलके, लेकिन इस मामले में उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला, ये सच्चाई है। मैं अशोक प्रियदर्शी पे इसलिए भरोसा करता था कि जब मैं रविवार में था, ये नारायणपुर में एसडीएम थे। इस जी, आदमी ने इतना अच्छा काम किया था वहां, क्योंकि कभी किसी सरकारी अधिकारी की तारीफ लोग नहीं करते। ठीक आपके बात। मित्र अशोक प्रियदर्शी थे, वो दिल्ली में आए तो आप ही के जरिए उनसे मुलाकात हुई, और मेरा उनका कोई आमने सामने की बात थी नहीं, पर उनके बारे में मैंने रविवार में लिखा था। सुरंजन ने मुझे फोन किया, सही? मैंने कहा सही। तो अशोक प्रियदर्शी उसको हमेशा याद करते थे कि ये जर्नलिज्म का एक चेहरा ये भी होता है कि जो जी, आदमी अच्छा काम करे उसकी आप तारीफ करते हैं। अगर वीर बहादुर सिंह ने कोई दबाव नहीं डाला तो फिर वीर बहादुर सिंह को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने मलियाना कांड में जब हम लोगों ने रिपोर्ट की थी, छापी थी, जी, तो उस समय वीर बहादुर सिंह ने दबाव नहीं डाला था, फोन किया था मुझे, लेकिन ये नहीं कहा कि रोक दो। उन्होंने कॉपियां 3 बारों उठवा ली थी बाजार से, और जी, तीनों बार हम लोगों ने उसको छापा था। शीतल, उस समय की जो पत्रकारिता थी, जी, और आप उसके बाद आए टेलीविजन में। मैं जी, आपके बिजनेस के बारे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है आपकी पत्रकारिता के बारे में। ठीक अभी है। आप सत्य हिंदी में काम कर रहे हैं, जी, आप कुछ अपना ब्लॉग भी शायद लिखते हैं। जी, इन सारी चीजों में आपने उसी तेवर को बरकरार रखा है जो तेवर आपका हम लोगों के साथ काम करते हुए था। जी, ये आपने कैसे फैसला किया आज के समय जब इतना सारा दबाव है, हिंदू है, मुसलमान है, भक्त हैं, जो भी आप कहिए, जी, विरोधी हैं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट मानस ज्यादा है, क्योंकि हर आदमी मान रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते ही देश का विकास हो सकता है, और बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो खुद मोदी जी भी कहते हैं, जिसमें अटल जी का समय मिला लेते हैं, बल्कि हमारी समय पिछले 6 साल में वो हुआ जो 70 साल में नहीं हुआ। जी। आपने ये क्यों बरकरार रखा? आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर कभी किसी तरह का कोई खतरा आ सकता है? ये जो अभी जो ऑनलाइन आप कर रहे हैं सत्य हिंदी के साथ, जी, या लोगों से बात कर रहे हैं, जी। वो वो क्यों बरकरार रखा? क्योंकि खतरे तो हैं जिंदगी में। इसके बारे में मुझे ये लगता है कि आपकी अपब्रिंगिंग और सोहबत, ये 2 चीज़ें आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा डिसाइड करती हैं। तो अपब्रिंगिंग के दौर में जैसे मैंने कहा कि जैसी भी पढ़ाई-लिखाई मिल सकी, उसके बाद जो जीवन शुरू हुआ वो एक राजनैतिक जीवन था और उसमें वामपंथ हमारी मतलब विचारधारा थी। एक तो उसने ट्रेनिंग दी, उसने समाज के वर्गीय विभाजन को बहुत साफ-साफ समझा दिया। जीवन के उत्तरार्ध में मैं भी थोड़े बहुत पैसे कमा सका, लेकिन उसने कभी वो चीज़ क्रिएट नहीं की कि उस पैसे से मेरा वर्ग के बारे में सोच-समझ में उसका असर आ जाए और वो उसको बदल दे। वो बिल्कुल मुझे उल्टा आदमी बना दे, जैसा मैं हूँ उसकी जगह एकदम बिल्कुल दूसरा आदमी हो जाऊँ। ये नहीं संभव हो सका। उसकी एक वजह ये भी रही कि मैं अपने पुराने सारे दोस्तों को जो उस आंदोलन के समय के रहे हैं, उनको मैं ज़िंदा रखता हूँ, उनके साथ रिश्ता ज़िंदा रखता हूँ और जिन लोगों को मैं समझता हूँ कि मैं अपने जीवन में बहुत सारी मनुष्य हूँ, कमज़ोरियों का शिकार हूँ, लेकिन कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये तो समझ में सबको हमेशा ही आता है। तो अच्छे लोगों के साथ जिन्हें मैं अच्छा अपनी समझ के हिसाब से समझता हूँ और वैचारिक तौर पर भी जिसे कहें, मैं उस साहचर्य को निभाने की कोशिश हमेशा करता रहा हूँ जीवन में और उसने मुझे लगता है तराशा है, कंटीन्यूअस साहस दिया है और वैसा रखा है जैसा मैं था और वैसा अभी भी हूँ और शायद रहूँगा मरते समय तक। अब तो 60 साल से ऊपर मेरी उम्र है। तो इसलिए जब मैं शब्द कोई लिखता हूँ या कोई प्रोग्राम बनाता हूँ या किसी प्रोग्राम में शामिल होता हूँ, तब मेरा वो सब जो दायरा है, जो मेरे मतलब 20-30% मैं समझ सकता हूँ कि जीवन में बहुत सारे समझौते आदमी को करने पड़ते हैं मध्य वर्ग में शामिल रहने के लिए, वो उन सबको नकार देता है और मुझे वही रखता है जो मैं था। शायद इसमें बहुत बड़ा रोल आपके जीवन में मुझे लगता है कमर वहीद नकवी साहब का भी है, क्योंकि
नकवी नकवी जिस तरीके से अभी जैसे आप सत्य हिंदी में हैं, जी तो ओवरऑल तो मैं अंदाज करता हूँ, ओवरऑल तो नकवी साहब डिसाइड करते होंगे, पर करेला नीम छड़ा वहां आशुतोष भी हैं, तो जी आप हैं आशा, सब एक ही तरह के, एक ही जी धारा के लोग हैं। तो जी और एक ही धारा का मतलब सभी प्रो पीपुल जर्नलिज्म को प्रेफर करते हैं, जी और खासकर नकवी तो साथ में थे, वो कभी भी अपनी स्थिति बदल सकते थे, लेकिन नकवी साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि उस समय का आज तक, जी एसपी सिंह के बाद आप सबसे लंबे दौर तक संपादक रहे, जी वो जो आपने नहीं छोड़ा सुरेंद्र प्रताप सिंह का रास्ता जी आज तक में, जी आज तक को देख के आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने बेबाक कहा, जी उससे लगता है कि अब मुझे लगता है कि अभी जो आप बता रहे हैं उसका एक श्रेय, थोड़ा सा श्रेय नकवी साहब को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके नहीं, साथ। सारा श्रेय उनका है सर। वो लीडर हैं फिर इस टीम के। और हम लोगों ने सब लोग मिलते, जैसे मैंने कहा कि मित्रों से और ऐसे लोगों से जिनसे आपको लगता है कि इनसे ही कुछ आपको सीखना चाहिए जीवन जीने के लिए, तो वो संपर्क उनसे बना रहा। और जब मैं कुछ इस स्थिति में हुआ कि अपने काम वाम को बच्चों के ऊपर सौंप के मैं थोड़ा सा अपने को फिर वहीं आना चाहता था। ये मेरा प्रिय एरिया है, जो पत्रकारिता जिसे आप कहते हैं। भले ही मैं उसमें बहुत कामचोर हूँ, बहुत कम लिखता हूँ, बहुत कम प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन मुझे ये सोहबत पसंद है। मुझे इस तरह से साहस के साथ जो समाज में बंटवारा है उसकी सच्चाई को सामने रखने की का प्रयास करना अच्छा लगता है। तो मुझे इंसान होने का एक जज्बा देता है। तो उस दौरान हम लोगों ने बातचीत की और उसमें नकवी साहब तैयार हो गए। सबसे मजा तो यह आया। और क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आदमी जनरली कई बार दूसरी चीजें सोचने लगता है, कौन पड़े इस चक्करों में यार, फिर से ये सब पंगे और वो सब धमकियां, चिट्ठियां, मुकदमे, सब चीजें इनवाइट करता है आदमी ऐसा सब करने के लिए। लेकिन वो तैयार हो गए और देखिए अब आपकी दुआ से चल पड़ा है मामला। बिल्कुल। अच्छा शीतल, ये बताइए कि अभी की जो पत्रकारिता है, अभी आपको ऐसे कितने पत्रकार नजर आते हैं पूरे हिंदी पत्रकारिता में, जी अंग्रेजी में भी अगर जोड़ लें, जी क्योंकि हम इस प्रोग्राम में अंग्रेजी की जर्नलिस्टों को भी बुलाते हैं, और वो तो मुझे तेवर में कोई फर्क नहीं लगता, लेकिन आपको कौन ऐसी जर्नलिस्ट है अभी याद हैं, प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी, ऑनलाइन भी, कि जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? बहुत सारे हैं सर, हम लोगों के समय के तो बहुत सारे हैं। अब जो लखनऊ से मैं कह सकता हूँ, जहां से हम लोग निकले बाद में दिल्ली आए, तो लखनऊ के दोस्तों में राधिका रामाशेषन है, विद्या है, वेंकटेश रामकृष्णन है, सीपी झा फिर रिटायर होके अब चले गए हैं बिहार, अभी उनसे हाल में बातचीत हुई थी। हम लोगों की उम्र समय के तो बहुत, सेंगर साहब हैं, अरविंद है हम लोगों में से। ये बहुत सारे लोग अभी भी बहुत ही अच्छे लोग हैं। राजीव कटारा है। मतलब मुझे तो उस सर्किल के जितने लोग मिलते हैं सब बिल्कुल वैसे ही उनमें, उन्होंने इस दौर में जो एक बिल्कुल लोगों को जो बदल गया है, बहुत बड़ी आबादी को बदल चुका है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं और नए बहुत से आ रहे हैं। लेकिन ये नए वही आ रहे हैं जो किसी न किसी किस्म से, किसी न किसी स्तर पर आंदोलन की आंच से निकले हैं। लेकिन जो आंदोलन से नहीं निकल रहे हैं उस पूरी पीढ़ी से बहुत निराशा है, क्योंकि उनके सामने सीधी चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां बहुत बड़ी हो गई हैं और उनमें टूटन बहुत ज्यादा है। तो नए लोग किस आंदोलन से, अभी जो आप कह रहे हैं नए लोगों में भी आपको आशा लगती है, कुछ नाम बताइए, छात्रों क्योंकि वगैरह में हमेशा आंदोलन चलते रहते हैं। वो जेपी आंदोलन या बीपी आंदोलन तो नहीं हुआ, या अन्ना आंदोलन चलिए हुआ था, लेकिन नौजवानों में एक होता है जो छोटे मोटे जो छात्रों के आंदोलन चलते रहते हैं बहुत सारे। अब जैसे जैसे कन्हैया वगैरह निकले, तो ऐसे ही कन्हैया तो चलिए राजनीति में चले गए, लेकिन सैकड़ों की बात है जो राजनीति में नहीं गए या नहीं समझते कि वो राजनीति के लिए बने हैं। लेकिन वो ये तो समझ जाते हैं कि समाज में क्या गड़बड़ी है और एक मनुष्य होने के नाते उनका क्या दायित्व है। तो ऐसे बहुत सारे लोग पत्रकारिता में भी आते हैं और वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, उनके बहुत अच्छे लिखने का वो होता है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आईआईएमसी से निकलने वाले ज्यादातर लोग, हो सकता है वहां की फैकल्टी का असर हो। बहुत सारे बच्चों में बहुत प्रॉमिसिंग चीजें मैं देखता हूँ। सोशल मीडिया पर तो मिलते रहते हैं बहुत सारे, इतने अच्छी हस्ताक्षर हैं कि मजा आ जाता है बिल्कुल उनमें। हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, रादर अपने से बहुत सुंदर प्रतिबिंब उनका देखते हैं।
ये जो अभी टेलीविजन ने प्रिंट को एक तरीके से अपने प्रभाव में ले लिया है, जी। आज की टेलीविजन जर्नलिज्म के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी जर्नलिज्म जिसमें मालिकाना हक पे हर चीज तय होती है। आप ये प्रोजेक्ट लाए थे चौथी दुनिया, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं थे बहुत समय तक कि मालिक नाम की चीज भी कोई इसमें फोन करती है या हस्तक्षेप करती है या कहीं। तो इसलिए चौथी दुनिया की तरह से निकला। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। टेलीविजन में खर्चा बहुत होता है। तो एक नेशनल चैनल निकालने के लिए कम से कम आपको 100 करोड़ रुपए सालाना चाहिए। तो ये खर्चा लाने के लिए तो जाहिर है कि बहुत सारे वो ऐसे लोगों को लाएगा जो पैसा डालेंगे, तो उनके फिर इंटरेस्ट होंगे, और उन इंटरेस्ट को इस 100 करोड़ रुपए के पीछे जो हजारों करोड़ के इंटरेस्ट होंगे उसको उसको सर्व करना होगा। फिर ये 100 करोड़ का खर्चा हर साल निकालने के लिए उसे जाने क्या क्या करना पड़ेगा। उसने इसको बिल्कुल उबड़ खाबड़ कर दिया है और क्रिमिनल बना दिया है। अब तो ये मीडिया लिटरली क्रिमिनल है। जैसे ये बड़ी पूंजी क्रिमिनल होती है, ये बड़े पैसे का मीडिया भी बहुत क्रिमिनल है। ये इसका पैसे से बिल्कुल ताल्लुक है। और इसमें कुछ प्रयोग कुछ हद तक या कुछ इंडिविजुअल्स ही हैं जो सस्टेन करते हैं, वरना तो सबको ही समझौते करने पड़ते हैं और सब बुरे आदमियों में बदल जाते हैं। और बहुत ही तकलीफ दे लेवल पर है समाज के लिए, तो क्योंकि वो इतना बड़ा नुकसान करते हैं, उसका प्रभाव इतना ज्यादा है, रीच इतनी ज्यादा है कि उसका नुकसान भी बहुत ही ज्यादा है। शीतल जी, टेलीविजन खबरों में नहीं आई और प्रिंट में भी कम छपा। कारण शायद हम सब जानते हैं, या हो सकता है वो कारण न हो। अभी 1 महीने पहले एक सर्वे सारे देश में हुआ था, पुरुषों में, महिलाओं में, हर एज ग्रुप के लोगों में और हर वर्ग के लोगों में, गरीब जी। भी अमीर भी। पर जी। सबका मिला के जो रिजल्ट आया वो बहुत मजेदार था। उसमें एवरेज 73 to 75, एवरेज 74% निकल रहा है। स्टूडेंट्स भी थे उसमें। सबका ये मानना था कि हम न्यूज, सिर्फ टेलीविजन न्यूज इसलिए देखते हैं मनोरंजन के तौर पे। हमें हम्म। इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, हमें उसकी सच्चाई के ऊपर, उसको हम नहीं देखते हैं। उसके लिए वो प्रिंट की तरफ जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं टेलीविजन न्यूज मनोरंजन के लिए। ये कमाल की चीज है। एक दूसरा, आपको क्या लगता है कि टेलीविजन न्यूज में जो लोग, अब तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि लोगों के सवालों को थोड़ा उठाते हैं, तो दो तरीके से बात उठती है। एक तो ये उठती है कि आप विरोध करके भी इस्टेब्लिशमेंट के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, मतलब उसको क्रेडिबिलिटी देते हैं। और दूसरा होता है कि आप उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उन उस रिपोर्ट को लेकर के लोगों के मन में सच्चाई सामने आए, किसी का महिमा मंडन न हो, या निगेटिव भी रह करके आप उसकी प्रशंसा न करें। एक बड़ी कमाल की टेक्निक है ये, कि आप मेरा विरोध करके भी मुझे आसमान पे चढ़ा सकते हैं। ये जो स्थिति है आज, इस स्थिति को देखकर आप एक पत्रकार हैं, आपको कैसा लगता है? बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सवाल है ये। बिल्कुल, ये तो दुधारी तलवार है। ये मतलब विरोध करके भी समर्थन कर सकता है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपने हस्ताक्षर हमारे सामने रखते हैं और हमारे लिए वो आदर्श की तरह से पेश होते हैं। देखिए, इसी समय में, इस बुरे समय में एनडीटीवी में बहुत सारे पत्रकार हैं जो, मैं सिर्फ एक स्टार रवीश कुमार की बात करके नहीं छोड़ूंगा, वो वहां बहुत सारे हैं। या ये कहें कि वो एक इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारे लोगों को ये मौका देता है कि वो एक्सेल करें, वो बहुत अच्छा करके सामने लाए। और उसमें से अंग्रेजी में तो बड़े नाम हैं, और ज्यादातर टेलीविजन चैनलों में अंग्रेजी में जिन्होंने लीडरशिप हासिल की है वो वहीं से निकले हैं। भले ही वहीं से अर्नब गोस्वामी भी निकले हैं। तो वो दोनों लेकिन वो स्कूल जबरदस्त है। और उससे पत्रकारिता में प्रयोग धर्मिता करने के लिए और ईमानदार रहने के लिए दोनों तरफ के मौके हैं, और जनसापेक्ष रहने के लिए भी। और लोग हैं उसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सामने आते हैं। या न्यूज 24 में वो चौधरी साहब हैं, आप देखिए शाम को जो बैठते हैं। इस दौर में भी चौधरी की डिबेट साहब एकदम अलग है। वो सवाल लेता है और बिल्कुल कई बार
तमाम लोगों को नाराज होके वहां से सत्तर उड़दल के लोगों को आप जाते हुए देख सकते हैं। कई बार हो सकता है उसके प्रोग्राम में वो फिर न लौटते हो, लेकिन लोग हैं, करते हैं, आज भी कर देते हैं। और बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, सबके नाम क्या लिए जाए, लेकिन एक जनरल ये समझ में आता है कि आज भी लोग इतनी कठिनाइयों के बावजूद, इतने आकर्षण, इतनी चुनौतियों के बावजूद, इतने खतरों के बावजूद सच बोलने की हिम्मत करते हैं। संदीप का नाम आपने सही लिया, संदीप चौधरी जी का। जी जी लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि किस तरीके से निगेटिव चीज को आप बदल देते हैं। जी 67 की बात है, उस समय हिप्पी आंदोलन बहुत चला था और ड्रग्स नई नई शुरू हुई थी। ये हशीश और गांजा, इसको जो कन्वर्ट करते थे डिफरेंट ड्रग्स में, जिनके जी नाम अर्णव की कृपा से और आज तक की कृपा से, एबीपी की कृपा से अब सबकी जुबान पे हैं। जी जोड़ रहा हूं यहाँ पे, जिन लोगों को नहीं उन ड्रग्स के नाम मालूम थे, उनको भी इन लोगों ने पॉपुलर कर दिया। ये 67 में हुआ था जब ये सब शुरू हुआ था, हिप्पी जी कल्चर और ये ड्रग शुरू हुआ था, शीतल। तो जी उस समय अचानक सेमिनार्स की और कैंपेन की बाढ़ आ गई थी कि आप ड्रग्स मत लीजिए, क्योंकि जी ड्रग्स लेने पर आपको एक सुख की अनुभूति होती है, नशे की अनुभूति होती है, आप सारी तकलीफों से अपने को उबार ले जाते हैं, एक जी सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। इसको लेकर के बहुत सेमिनार हुए, अमेरिका से शुरू हुए, सारी दुनिया में हुए। जी 20 साल के बाद पता चला कि वो सेमिनार उन्हीं ड्रग्स माफिया के द्वारा आयोजित थे जो इस नाम को पॉपुलर करना चाह रहे थे, और करेक्ट। जिसकी वजह से ये ड्रग्स फैली उन सेमिनार्स की वजह से, क्योंकि उसमें खुलेआम उससे होने वाली अनुभूति, दवा, आप अपनी तकलीफ से निजात पा जाते हैं, आप माँ बाप के सपनों से अपने को काट लेते हैं, आप अपने सपनों में जीने लगते हैं। और ठीक वही ये 20 साल के बाद पता चला, तब हम सब ठगे रह गए कि ये क्या हुआ। और उन लोगों ने इसमें इतना पैसा दिया उन लोगों को जो सेमिनार करते थे, कि वो कैंपेन लगने लगा कि सही कैंपेन है। आज भी जिस तरीके से जिन टेलीविजन चैनल्स का मैंने नाम लिया या जिनका नाम नहीं लिया, लगभग सबने उन दवाओं का नाम आपके, हमारे और ये जो 18-20 साल के लड़के हैं इनके दिमाग में डाल दिया कि आप ये खरीद सकते हैं, ऐसे अवेलेबल है, वो कौन सा ऑयल है वो ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, सब कुछ। तो ये ड्रग्स जो जिसके खिलाफ अर्णव ने कैंपेन चलाया, बाकी चैनल कंपटीशन में उतरे। मुझे लगता है कि इसके पीछे इस ड्रग्स माफिया का ही मैं कह सकता हूं हाथ है, जो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उसने इन दवाओं के नाम सार्वजनिक कराए और सरकार मुंह होकर देखती रही। शीतल, आखिरी हिस्से में आपसे जानना चाहता हूं, सोशल मीडिया को लेकर के आपने अभी कुछ बात कही, पर सोशल मीडिया को जरा ओवरऑल एनालाइज कीजिए नौजवानों की नजर से, अपनी नजर से भी, कि सोशल मीडिया में जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, ये दंगा भी कराती हैं, घृणा भी फैलाती हैं, वैमनस्य भी फैलाती हैं, और खासकर हिंदू मुस्लिम विषय का तो पूरी तरह से वो एक आईना है कि जिसको हिंदू हिंदू होके देखता है, मुसलमान मुसलमान होके देखता है। अब अभी जो ये लड़की जिसका रेप हुआ गुड़गांव गुड़गांव में हुआ ना, बल्लभगढ़ में हुआ, जो जो मार दिया जिसको। जो अभी जिसको मार दिया, अभी जिसको गोली मारी उस लड़के जी ने, जी तो जी ये हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट हो रहा है। पर एक आदमी ने आज मुझे सवाल किया कि जिन लोगों ने कठुआ में मुस्लिम लड़की का बलात्कार किया, जी वो लोग जो पुजारी थे उसमें बड़े वर्ग के लोग थे, जी उन सारे लोगों के समर्थन में उस समय राजनीतिक पार्टी ने अपना झंडा लेके और मिनिस्टर ने उसकी अगुवाई की। उस जी समय वो हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, उस समय हुआ कि उसका रेप बहुत सही हुआ। हम्म ये नैरेटिव था। और आज नैरेटिव ये है कि मुसलमान ने, जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कि एक हिंदू लड़की को मार दिया, हिंदू बेटी को मार दिया, हम कैसे उसका बदला लें, चल रहा है। सोशल मीडिया के प्लस माइनस को थोड़ा समझाइए। देखिए सर, तकनीक जो भी नई आती है दुनिया में, अभी तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वो जो कैपिटल का जो बेस है उससे अलग होके आए। वो आती उन्हीं के लिए है, उन्हीं का औजार है, ये तो सच्चाई है। वो अपना व्यापार करने के लिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके जरिए आते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया है,
एक व्यापार है, मूलतः तो ये जान लीजिए, नई तकनीक पर सवार है। लेकिन ये एक व्यापार है और इसके मालिक बड़े लोग हैं, उनके बड़े इंटरेस्ट हैं। लेकिन तकनीक से और आर्थिक बदलावों से कई बार समाज में कुछ फायदे भी हो जाते हैं। जैसे जो पूंजीवाद आया तो उसने सामंतवाद का तहस-नहस किया। तो बहुत सारे सामंती मूल्य जो ऐसे थे जो बिल्कुल मनुष्यों के लिए घातक थे, औरतों को जला दिया जाता, सती प्रथा जैसी चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें हटनी ही चाहिए थी, इनको और कोई रास्ता नहीं था, तो वो सब उसने उसको हटाया। तो ऐसे ही ये जो आया है सोशल मीडिया जो आया है, ये एक व्यापार है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को एक मौका दिया है अपने आप को व्यक्त करने की हिम्मत पाने का। तो सारी दुनिया पत्रकार है इस समय। जो भी फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, व्हाट्सएप पर है, वो अपने को व्यक्त कर रहा है, जिसको जो भी आता है। उससे हमें ये भी पता लग रहा है कि हमारे आस-पास लोगों को क्या आता है, उनकी क्या रुचियाँ हैं। तो अब सवाल सिर्फ ये होता है, हर जगह फिर आता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है समाज का, जो उसको चलाने वाले लोग हैं, वो उसका कैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब जो मौजूदा स्ट्रक्चर हमारे देश में है, वो इसको नकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है। वो जैसा कि हाई कोर्ट की बहस में आप देख लीजिए कि वो जजेस पूछ रहे हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कि 3 महीने ये झूठा प्रचार इस कत्ल के मामले पर एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन टीवी चैनल करते रहे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, और आप टीथलेस बैठे रहे। तो सच्चाई है कि बैठे नहीं रहे, वो उसमें शामिल है। वो इस तरह के फर्जीवाड़े से अपने लिए वोट कमा रहे हैं, वो अपने लिए जन समर्थन कमा रहे हैं, वो चुनावी विजय कमा रहे हैं इसके जरिए। तो वो उसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ने में मदद कर रहे हैं। वरना इन चीजों को एक हद तक, सांप्रदायिक चीजों को तो चाहे जब चाहे तब रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि तकनीक एक ताकत भी देती है सूचना की कि आप एक साथ सारी उस बीमारी की जड़ तक पहुंच सकते हैं। किसने शुरू किया और कौन इससे लाभ कमा रहा है, वो जांच करके आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आपकी नीयत तो हो वो सब करने की। तो नीयत तो दूसरी है। नीयत ये है कि आप सबकी जासूसी करें इसके जरिए, आप सबको ब्लैकमेल करें इसके जरिए, जिसको चाहे जब अपराधी ठहरा दें इसके जरिए, व्हाट्सएप के किसी मैसेज पे लीक करके उसका चरित्र हनन कर दें। तो ये सब जो हो रहा है, ये तो अपराध हो रहा है खुला, लेकिन अब इस अपराध में सत्ता शामिल है। समस्या ये है। तो इसलिए एक जो टूल जिसमें लोगों को अपने को व्यक्त करने का मौका मिल रहा था, वो शंका के घेरे में। शीतल जी, सिर्फ वही अपराधी नहीं है जो कर रहे हैं, बल्कि भरोसा करने वाले भी, यानी जनता का भी बड़ा हिस्सा बिना क्रॉस चेक किए हुए, बिना ये सोचे हुए कि इस व्यक्ति के साथ जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा पता करना चाहिए, सही हो रहा है गलत हो रहा है, पर वो जानने की कोशिश नहीं करते। और बिल्कुल माहौल ऐसा हो गया है कि अगर मैं कह दूं कि शीतल इस तरह के आदमी हैं, तो एक सेक्शन फौरन खड़ा हो जाएगा जो कहेगा हाँ सही कह रहे हैं। जी जी। दूसरा से वो एक बंदर का तमाशा जैसा हो गया है पूरा मीडिया। पर मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछता हूं कि आपको अगर दोबारा प्रिंट में जाने का मौका मिले, या आपको मेन टेलीविजन लाइन में जाना मिले, ये जो 4-5 बड़े चैनल हैं, और जहां आप सत्य हिंदी में काम कर रहे हैं नकवी साहब के साथ, ये ऑप्शन अगर 3 हो तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए ये अब संभव ही नहीं है। ये जो तकनीक का विकास है, ये आगे जाता है, कोई चीज पीछे नहीं जाती। तो अब ये जिस प्लेटफॉर्म पे हम आप बात कर रहे हैं, भविष्य का प्लेटफॉर्म यही है। सब लोग हाथ के इस जो हाथ में एक फोन है, इसमें सारी दुनिया सिमटती जा रही है, क्योंकि जो भी हमारे पास दुनिया में पैसा जनरेट हो रहा है, उसका ज्यादा पैसा इसकी रिसर्च पे खर्च हो रहा है। तो इस समय हम वापस जाने की कोशिश करें, वो संभव नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। और जहां तक टेलीविजन की बात है, चूंकि मैं उसे जानता हूं कि उसमें मैं नौकरी तो कर सकता हूं, लेकिन अपने को व्यक्त नहीं कर सकता। तो वहां जाने का कोई मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, और इस तरह से मैं तो सिर्फ व्यक्त होने के लिए आया हूं। तो मेरे लिए तो यही प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं हूं, और इसके बाद कोई नया प्लेटफॉर्म इससे भी आगे की चीज आएगी तो उसमें जाना चाहूंगा। अब मैं पीछे नहीं जा सकता। ये शीतल जी से हमारा आखिरी सवाल था, और शीतल का
अगर एक्स फैक्टर आपने समझा हो तो कुल मिला के यही है कि अपनी रिपोर्ट से या अपने काम से संतुष्ट न होना। एक अच्छा पत्रकार वही है कि उसने जो कर लिया वो इतिहास हो गया। अब उसको भविष्य की लड़ाई में कूदना पड़ेगा, नहीं तो वो इतिहास एक दिवालिया बनिए की तरह हो जाएगा। अपनी पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ता रहेगा और लोगों से कहता रहेगा, देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। पत्रकारिता में जो हो गया वो इतिहास है, माइलस्टोन है, ठीक है, लेकिन आगे जो बढ़ना है वो बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, और यही शीतल की खासियत है, क्वालिटी है। शीतल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभकामना इस बात के लिए जो आपने कहा कि मैं व्यक्त होने के लिए आया हूं, और मैं मेरी जो समझ है, आपने आज ये साबित किया कि आपकी समझ वही है जिस समझ ने आपको, चाहे आप दिल्ली में थे या आप लखनऊ में थे, आपको आगे बढ़ाया और आपको पत्रकारों की एक लंबी चौड़ी बड़ी भीड़ से अलग पहचान दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपने बारे में सोचा है उसके लिए शुभकामनाएं। और मैं दर्शकों से भी कहता हूं कि आपने भी देखा होगा कि कैसे एक साधारण लड़का बिना किसी सिफारिश के धीरे धीरे कदम चढ़ता हुआ इस मुकाम तक पहुंच गया, क्योंकि ये माना जाता है कि बिना सिफारिश के, आप बिना किसी गॉडफादर के आप आगे नहीं बढ़ सकते। शीतल का की तो कोई सिफारिश और कोई गॉडफादर नहीं था, सिर्फ इनके लिखे हुए को देख करके लोगों ने इनके साथ खड़ा होना पसंद किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सत्य हिंदी में। सत्य हिंदी के लिए भी शुभकामनाएं, और उसके लीडर के लिए तो शुभकामनाएं ही हैं, क्योंकि वो तो अभी भी पूरी पत्रकारिता में कमाल के शख्स हैं, कमर नहीं वहीद नकवी। जी। और आशुतोष तो मैंने शब्द कहा ना, करेला नहीं चढ़ा तो तो वो तो बहुत मेहनती है और बहुत ही हिम्मती हैं आशुतोष, बहुत हिम्मत हाँ, रखते हैं। हाँ, उनको आप दंगाई पत्रकार कह सकते हैं। वैसे बहुत उनको ही आप प्यारे इंसान हैं, उनको मैं आप पहले नहीं जानता था। बिल्कुल, वो मुझसे छोटे हैं बहुत, लेकिन बहुत ही प्यारे इंसान हैं। जी, उनको आप पत्रकारिता में जो कुछ कमांडोज हैं उसमें उनको जोड़ सकते हैं। जी, अपने लक्ष्य के प्रति पागलों की तरह पड़े रहना, और जी, अपनी बात अगर सच है तो उससे कंप्रोमाइज नहीं करना। नहीं बहुत करते। बहुत आपको धन्यवाद। प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। दर्शकों, आपको नमस्कार।